हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके, और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 19, जहां पर हम जानने वाले हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या फिर इसे कहा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसके पहले हमने एक बड़ा आंदोलन डिस्कस करा था जिसका नाम था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, या फिर जिसे हम बोल रहे थे असहयोग आंदोलन। अब असहयोग आंदोलन जो 1920 में स्टार्ट हुआ, 1922 में एंड हो जाता है, उसके बाद से हमें एक बड़ा मूवमेंट अब दिखाई देगा 1930 के 1930 में, जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो चैप्टर है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताएगा। अभी मैं आपको बताऊंगी मेजर डिफरेंस क्या है असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग बेसिकली नॉन कॉपरेशन, जो बोल रहा है कि हम सरकार के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे। सरकार बोलेगी लेफ्ट चलो तो हम नहीं चलेंगे, सरकार बोलेगी टैक्स भरो तो हम टैक्स नहीं बोलेंगे, सरकार जो जो बोलेगी वो हम नहीं करेंगे, उसे बोलते हैं नॉन कॉपरेशन, मतलब किसी के साथ कॉपरेट नहीं करना। ठीक है, इसके ऑपोजिट जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, इसमें क्या डिफरेंस है, ये बोल रहे हैं सविनय अवज्ञा। अवज्ञा का मतलब है कि अब हम ये नहीं कि उनके साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, बल्कि उनका अपोज करेंगे, उनके द्वारा बनाए गए कानूनों को तोड़कर, और ना खुद करेंगे बल्कि सभी लोगों को उसके खिलाफ कर देंगे कि हमें इनके द्वारा जो भी कानून बनाए गए उन सब कानूनों को तोड़ना है। उसे बोला जाएगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू बहुत पहले हो जाना था। 1922 में ही ये डिसाइड किया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब चल रहा था तभी ये डिसाइड कर रही थी कांग्रेस की जल्दी हमारी डिमांड्स को अगर नहीं माना गया तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देंगे। लेकिन उसी बीच जो चौरी चौरा वाली हिंसात्मक घटना हुई, जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया, और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन लगभग 8 साल आगे खिंच गया। ओके, और वो अब हमें दिखाई देगा। तो ये जो चैप्टर है वो इसी के बारे में बता रहा है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसको हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। एक टॉपिक और आपका है जिसे हम बोलते हैं रिवॉल्यूशनरीज का सेकेंड फेज, वो भी हम अगली क्लास में कवर करेंगे। देखो, अभी हम जो चल रहे हैं क्रोनोलॉजी वाइज, उस क्रोनोलॉजी में हमारा एक मूवमेंट के बाद दूसरा मूवमेंट हमने लिंक कर लिया, और अब जो अगला मूवमेंट दिखाई देगा वो हमें बड़ा मूवमेंट 1940s के आसपास दिखाई देता है। तो इसके बाद हम रिवॉल्यूशनरीज वाला एरा जो है वो पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को डिटेल से जानेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन शांत कैसे हुआ वो जानेंगे, गांधी इरविन पैक्ट क्या था वो हम डिस्कस करेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है आज की ये क्लास। लेकिन उसके पहले जितने भी बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं सेशन में, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर प्लान, ये सब आपके लिए बहुत ही मिनिमम प्राइस में लाया गया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करके सिविल सर्विसेज की प्लान मैनर में प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही बच्चों 26 मई को हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम है, तो जो भी बच्चे इस बार अपीयर हो रहे हैं, आप लोगों की कितनी प्रिपरेशन है वो तो अलग बात है, लेकिन आप एटलीस्ट मॉक टेस्ट लगाना चालू कर दीजिए। कई बच्चे ऐसे दुविधा में होते हैं कि पढ़ा ही नहीं है तो टेस्ट क्या देंगे हम। पढ़ा नहीं है कोई बात नहीं, आप टेस्ट दीजिए, और टेस्ट में जितने क्वेश्चन मिलते हैं उन सारे टॉपिक को ही उठाकर आप रिवाइज कर लो। आपने क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है छोड़ो, जो आपको टेस्ट आप लगाएंगे, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या मार्केट में बहुत सारे ऑफलाइन हार्ड कॉपी मिल जाएगी आपको टेस्ट की, या हमारा प्लेटफॉर्म भी आपके लिए टेस्ट लेकर आया है। तो आपको क्या करना है, जो पढ़ा है नहीं पढ़ा है अच्छी बात है, जो रिवीजन कर रहे हैं अच्छी बात है, एटलीस्ट जो टेस्ट में डेली आपको टॉपिक्स क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो सारे क्वेश्चन जिन टॉपिक से रिलेटेड है उन टॉपिक्स को ही आप रिवाइज कर लो। तो ये जो 2.5 महीने में आपके काफी सारे टॉपिक प्रिपेयर हो जाएंगे। ओके, तो इसी तरह इसी को प्लान करते हुए हमारा प्लेटफॉर्म भी टेस्ट सीरीज लेकर आया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा बच्चा जो हमारे इस टेस्ट से जुड़कर और फिर प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहा है, तो ऐसे बच्चों को आगे सृजन प्रोग्राम में ज्वाइन करा लिया जाएगा, जहां पर 1-to-1 गाइडेंस दिया जाएगा, आपको मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत जोड़ दिया जाएगा, जो मेंस के लिए टारगेट करेंगे कि आपका मेंस जो है वो कैसे अच्छे से क्वालिफाई हो सके, उसमें आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके, उसके लिए टीचर पर्सनली आपको गाइड करेंगे। ठीक है, ये केवल उन बच्चों के लिए जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, तो वो तो बात की बात है, पहले तो हमें अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस देना है। ठीक है, चलिए, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके आप इसे देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। देखो, बहुत छोटा सा चैप्टर है एक्चुअली। जब हम स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं
नहीं पढ़ते हैं तो हमें लगता है कितना सारा फैक्ट है, कितनी सारी चीजें हैं, लेकिन अगर आप इस बुक को देखिए बहुत सुंदर सी बुक है। एक्चुअली वो पूरी स्टोरी बता रहा है, उस स्टोरी को बताते हुए बीच में दो दो चार चार फैक्ट आ जाते हैं। मेरी क्लास में मैं बहुत ज्यादा फैक्ट पर फोकस नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा काम है आपको कंसेप्ट डिलीवर करना। मैं मानकर चल रही हूँ कि फैक्ट आप खुद से याद कर सकते हैं। अब किसी का नाम है, कोई डेट है, ये सब बच्चे आपको खुद ही लर्न करना पड़ेगा, लेकिन जो स्टोरी है, जो कंसेप्ट है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। और इतना ज़्यादा फैक्ट पर यूपीएससी फोकस भी नहीं करता है। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से पता है, चीज़ें अच्छे से क्लियर हैं, तो आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करके काफ़ी हद तक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे सेशन को। सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन क्या है ये मैं आपको बता दूं, आज नहीं पढ़ेंगे लेकिन ये थोड़ा सा जान लेते हैं हम। हमने हमारे जो प्रीवियस सेशन था वहां पर डिस्कस करा था किसके बारे में, साइमन कमीशन के बारे में। ओके, तो हमने जाना था किस तरह से नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ, और फिर हम देखते हैं अगले साल 1928 में साइमन कमीशन भारत आई, ठीक है, जहां पर इसे साइमन गो बैक के नारे और काले झंडों का सामना करना पड़ा। तो ये जो साइमन कमीशन आई थी उसको किस उद्देश्य से लाया गया था? बेसिकली ये एक विधिक आयोग था और इसका काम था, विधिक कमीशन था जिसका काम था कि भारत के लिए नए कानून क्या होने चाहिए, उस पर ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट देती। तो साइमन कमीशन ने अपना काम करा। 1930 में साइमन कमीशन जो अपनी रिपोर्ट देती है, उसी रिपोर्ट पर ब्रिटेन में लंदन में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाता है जिसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा गया। गोल मेज मतलब राउंड टेबल था और वहां पर वो कॉन्फ्रेंस होना था, इस वजह से उसे गोल मेज सम्मेलन या फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। ये एक ऐसा कॉन्फ्रेंस था जिसमें इंडियंस के हर एक तबके को इनवाइट किया था। इसमें कांग्रेस को इनवाइट किया गया था, मुस्लिम लीग को इनवाइट किया गया था, जो दूसरे पार्टीज थी उन्हें इनवाइट किया गया था, जैसे कोई दलित को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर भारत में जितनी भी रियासतें थी, राजा महाराजा थे, उन्हें इनवाइट किया गया था। तो इन सबको इनवाइट किया जाता है इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, किस पर डिस्कस करने के लिए? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर डिस्कस करने के लिए। और ये अपनी बात भी यहां पर रख सकते थे ताकि जो भारत के लिए नया कानून बनाना हो उस पर विचार विमर्श हो सके। तो ऐसे ही 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कराए जाते हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बात की बात है, इसके पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार होती है। प्रीवियस लेक्चर में हम साइमन कमीशन को पढ़ाए थे। साइमन कमीशन जो बनता है उसका हमने विरोध चालू किया। विरोध करने पर उस समय जो भारत सचिव के पद पर बैठे हुए थे ब्रिटेन में, उन्होंने इंडियंस को चैलेंज किया था कि आप इतने कैपेबल है तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाइए। तो 1928 में किस तरह से मोतीलाल नेहरू ने ड्राफ्ट प्रिपेयर किया अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर, वो हमने जाना था। वो ड्राफ्ट पर इनिशियली मुस्लिम लीग ओके थी, बाद में किस तरह से कलकत्ता सेशन में जब उस प्रारूप को अपनाया गया तो मुस्लिम लीग यानी जिन्ना जो है वो थोड़े से खफा हो जाते हैं। वो कुछ अपनी मांगे रख रहे थे, जैसे सेंट्रल लेवल पर 1/3 रिजर्वेशन, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में 1/3 रिजर्वेशन, और भी इस तरह की कुछ डिमांड थी। मुस्लिम बहुल प्रांत की बात कर रहे थे जिसको उस कमेटी ने नहीं माना, जिसकी वजह से जिन्ना जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, मुस्लिम लीग अलग हो जाती है उस सर्वदलीय सम्मेलन से। लेकिन 1928 में जो कलकत्ता सेशन हुआ था वहां पर नेहरू रिपोर्ट को बाकी दलों ने एक्सेप्ट कर लिया था। जिन्ना अलग होगा और उन्होंने अपनी अलग से 14 सूत्री मांगे रखी थी, वो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करके आए थे, ठीक है। तो आज हम उसके आगे की स्टोरी देखने वाले हैं, और जहां पर हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पर ही पूरा का पूरा फोकस करने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, बहुत छोटी सी एक स्टोरी है, सब बच्चों ने बचपन में पढ़ाई होगा। हम थोड़ा सा यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पर, बात कर रहा है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की। कलकत्ता अधिवेशन वही अधिवेशन है जहां पर जो नेहरू रिपोर्ट थी, मोतीलाल नेहरू ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया था कि हम भी कानून बना सकते हैं और अगर हम कानून बनाते हैं तो ये प्रोविजंस होंगे, उसको सर्वदलीय सम्मेलन ने एक्सेप्ट कर लिया था। तो कांग्रेस का कलकत्ता सेशन दिसंबर 1928 में कांग्रेस का अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ, जहां नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया। और इसी सेशन में जो जिन्ना है वो सेपरेट हो जाते हैं, किससे? सर्वदलीय सम्मेलन से। तो ध्यान रखना है, जिन्ना जो है वो सर्वदलीय सम्मेलन से अलग हो जाते हैं, सर्वदलीय सम्मेलन से अलग, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेकिन
जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सत्यमूर्ति ने डोमिनियन स्टेट्स की को कांग्रेस द्वारा अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किए जाने को थोड़ा सा इस पर आपत्ति दर्ज की। देखो, जिन लोगों ने भी एक्सेप्ट किया, जिन्ना तो अलग हो गए, लेकिन जिन्होंने एक्सेप्ट किया उनको इस ड्राफ्ट के एक प्रोविजन से प्रॉब्लम था। कुछ उनमें से लोग थे, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, ये वो लीडर्स हैं जो कहीं ना कहीं समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थे। इन्होंने इस नेहरू रिपोर्ट में एक प्रोविजन देखा जहां पर क्या लिखा हुआ था, डोमिनियन स्टेटस लिखा हुआ था। अब डोमिनियन स्टेटस क्या है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है को। डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि भारत को किस तरह का देश बनाया जाएगा, स्वराज्य, जहां पे भारत के लोग खुद रूल करेंगे, खुद जो भारतीय हैं वो कानून भी बनाएंगे, ओके, यानी कि वो विधायिका के तौर पर भी काम करेंगे और वो उस कानून को लागू भी करेंगे, यानी कार्यपालिका के तौर पर भी काम करेंगे, लेकिन किसके अधीन रहते हुए, ब्रिटेन की क्राउन या फिर महारानी के अधीन रहते हुए। समझ में आ गया कि आप किस तरह का किस तरह आपको स्वराज मिल रहा है। आप खुद सेल्फ गवर्नेंस तो दिखाई देगी, लेकिन वो किसके अधीन रहते हुए, ब्रिटिश के अधीन रहते हुए। तो यहाँ पर जो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे वो थोड़ा सा ऑब्जेक्शन कर रहे थे। वो बोल रहे थे जी हमको ये डोमिनियन स्टेटस समझ में नहीं आ रहा है, आज हमें डोमिनियन स्टेटस की जरूरत नहीं है, आज हमें पूर्ण स्वराज की जरूरत है। तो आप ऐसी आजादी क्यों चाह रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट भी हो जाएं और ब्रिटिश के अंतर्गत या उनके अधीन रहकर हम खुद अपना रूल करें? नहीं, हमें पूर्ण स्वराज की बात करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दिया, क्या कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सत्यमूर्ति, ये कुछ ऐसे लीडर्स थे जो इस सर्वदलीय सम्मेलन में उपस्थित थे। हालांकि इन सब ने सर्वसम्मति से एक्सेप्ट तो कर लिया नेहरू रिपोर्ट को, लेकिन थोड़ा सा इनके मन में ये भावना आ रही थी कि क्यों, क्या जरूरत है इस डोमिनियन स्टेटस की, और इस पर इन्होंने थोड़ा अपना असंतोष व्यक्त किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1929 के दौरान अब कौन कौन सी घटनाएं हो रही है। दिसंबर 1928 तक की स्टोरी आप जान चुके हैं। 1929 में गांधी जी द्वारा देश का दौरा किया गया, जनता द्वारा बहिष्कार का कार्यक्रम अपनाने पर इन्होंने जोर दिया। 1928 तक की सारी स्टोरी क्लियर है। साइमन कमीशन आया, अपना काम कर रहा है, नेहरू रिपोर्ट दी जा चुकी है, लेकिन सरकार को कोई मतलब ही नहीं है। सरकार कौन सी आपकी नेहरू रिपोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब गांधी जी को लग रहा था कि समय आ चुका है कि हमें आंदोलन शुरुआत करना होगा, लेकिन आंदोलन की शुरुआत करने के पहले लोगों को इसके लिए प्रिपेयर करना होगा। लोगों के साथ तो हम जुड़े हुए थे, रचनात्मक कार्य हम कर रहे थे, लेकिन अब लोगों से थोड़ा सा और पास से जाकर जुड़ना होगा और उन्हें बताना होगा कि जल्द ही हम आंदोलन की शुरुआत करने वाले हैं और इस आंदोलन में हमारा मुख्य हथियार क्या रहेगा, बहिष्कार रहेगा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। ओके, तो 1929 में गांधी जी ने वापस से देश का दौरा किया और लोगों को बहिष्कार कार्यक्रम अपनाने पर जोर दिया कि अब आप लोगों को बहिष्कार कार्यक्रम से जुड़ना होगा। बहिष्कार का क्या मतलब है कि हर स्तर पर ब्रिटिश वस्तु या फिर ब्रिटिश पद या ब्रिटिश कोई भी ऐसी चीज जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू आपको मिल रही है, आप उसका बहिष्कार करें। अगर आप ब्रिटिश के सरकारी स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के, आप उन स्कूलों को छोड़ दीजिए। अगर आप उनके यहाँ पे कहीं कार्यालय में कार्यरत है तो आप उसे छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर आप ब्रिटिश वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं तो आप उसे छोड़ दीजिए। तो हर स्तर पर बहिष्कार के लिए यहाँ पर गांधी जी लोगों का आह्वान करते हैं। कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने विदेशी कपड़ा बहिष्कार समिति का गठन किया। कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति बनाई गई थी, उसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं साइमन कमीशन के टाइम में ही। तो जब गांधी जी पूरे देश का दौरा कर रहे थे, उसी बीच इस कार्यकारिणी समिति ने एक अलग से कमीशन बनाया और उस कमीशन का क्या नाम था, विदेशी कपड़ा बहिष्कार समिति। ओके, इस समिति का काम ही था केवल इस पर फोकस करना कि विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाए। और जैसे ही कार्यकारिणी समिति ने विदेशी कपड़ा बहिष्कार समिति का गठन किया, गांधी जी ने इस समिति को फुल सपोर्ट किया कि हाँ, ये जो समिति है ये पूरी तरह से इस पर काम करे। हम भी लोगों को बोल रहे हैं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए। ठीक है, अब गांधी जी के पूर्ण समर्थन किए जाने के कारण मार्च 29 में कलकत्ता में उन्हें क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। सभी की समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया।
तो यहाँ पर इसी स्टोरी को लेकर चलेगा कि भाई गांधी जी अब सपोर्ट करेंगे तो ब्रिटिश के, हाँ देखो तुम भड़का रहे हो लोगों को, तो उठाकर इन्हें लेकर चले जाएंगे। इसी बीच मार्च में कुछ और घटनाएं हो रही हैं, ये रिवॉल्यूशनरीज के सेकेंड फेज से जुड़ा हुआ है, जैसे कि मेरठ षड्यंत्र केस। हमने देखा कि भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त ने, जो कि क्रांतिकारी गतिविधि के दूसरे चरण से संबंधित थे। इन क्रांतिकारी कौन थे? क्रांतिकारी वो होते थे जो हिंसात्मक गतिविधियों के द्वारा ऐसे ब्रिटिश अधिकारी जो भारतीयों का शोषण करते थे उन पर हमला करते थे, है ना, उनको डराते थे। तो इसी क्रम में भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। इसी बीच हम देखते हैं मई माह में इंग्लैंड में इलेक्शन होने थे, आप सभी को पता है। इलेक्शन होने के पहले इसी वजह से साइमन कमीशन का गठन किया गया कि कहीं इलेक्शन होने के बाद से ब्रिटेन में पार्टी बदल ना जाए, और ऐसा हुआ। कंजर्वेटिव पार्टी बदल गई और ब्रिटेन में जो चुनाव हुआ उससे लेबर पार्टी सत्ता में आ गई। समझ में आ रहा है? तो ये वो टाइम पीरियड था ना, मार्च 1929 का, ध्यान रखिएगा, मार्च 1929 का ये वो टाइम पीरियड था जब बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं भारत में या फिर ब्रिटेन के स्तर पर, ठीक है। इन सभी घटनाओं से ये जो लगातार वन बाय वन चीजें घटित हो रही है, हमारे देश के लोगों में अंग्रेज विरोधी भावनाएं फटाफट भड़क रही हैं, क्योंकि गांधी जी को तुमने अरेस्ट किया, उन्होंने क्या किया था? वो अगर बहिष्कार समिति का सपोर्ट कर रहे हैं और बहिष्कार समिति कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं कर रही है तो फिर उनको अरेस्ट करने का मतलब नहीं था। भगत सिंह, सुखदेव जो है, हम देखते हैं आगे उन्हें फांसी की सजा दे दी जाएगी। और ये जो लीडर्स, यंग लीडर्स थे, ये लोग जिस तरह से एक्टिविटी कर रहे थे, इन्होंने भारतीयों में भी जोश वापस से डाला कि जब ये इस लेवल पर हमारे देश के लिए समर्पित है तो हमें क्यों नहीं आगे आना चाहिए। तो ये वो टाइम पीरियड था जब वापस से भारतीय एकजुट हो जाएंगे, किसके खिलाफ? ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ। इसी बीच इरविन ने घोषणा की, क्या घोषणा की? 31 अक्टूबर 1929, ये पूरा घटना आप देख रहे हैं वन बाय वन कैसे बढ़ा है। मार्च के आसपास ये पूरा माहौल तैयार हुआ, यहां पर ये सारी चीजें घटित हो रही हैं। इसी बीच इरविन की घोषणा, इरविन ने क्या बोला? इरविन ब्रिटेन की महारानी की तरफ से घोषणा करेगा। क्या बोलता है? भारत के विकास के स्वाभाविक मुद्दों में डोमिनियन स्टेटस की प्राप्ति भी सम्मिलित है। जो नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, इरविन ने भारतीयों को शांत करने के लिए बोला कि हम डोमिनियन स्टेटस पर विचार कर रहे हैं और जो भी भारत के लिए नया कानून लाया जाएगा उसमें डोमिनियन स्टेटस पर विचार करना हमारे मुख्य मुद्दों में से एक है। दूसरा, साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट बनी है, आपको उस पर हड़बड़ाना नहीं है। भले ही साइमन कमीशन या फिर उस भारतीय विधिक आयोग में एक भी इंडियन नहीं है, लेकिन साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है उस पर जब लंदन में बैठक होगी तो वहां पर हम आपको भी बुलाएंगे, यानी साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर गोलमेज सम्मेलन कंडक्ट कराया जाएगा। तो दिसंबर 1929 में इरविन लीपापोती कर रहे हैं। लीपापोती कैसे कर रहे हैं कि आप चिंता मत करो, साइमन कमीशन की जस्ट रिपोर्ट आई है और इस पर हम आपको भी इनवाइट करेंगे डिस्कशन के लिए। और आपने बोला है ना नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस, तो डोमिनियन स्टेटस पर भी विचार किया जाएगा। अभी कोई प्लानिंग नहीं है आपको देने की, अभी विचार किया जाएगा। वहीं सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जैसे लीडर्स ये बोल रहे हैं कि मां चाहिए नहीं हमको डोमिनियन स्टेटस, और अभी ये बोल रहे हैं कि हम डोमिनियन स्टेटस पे विचार करेंगे। समझ में आया? अब इसी बीच दिल्ली घोषणा पत्र जारी होता है 2 नवंबर 1929 को। 1929 में ये हम देख रहे हैं, इरविन घोषणा के बाद दिल्ली घोषणा पत्र जारी होता है। कब? 2 नवंबर 1929 को। देश के जो प्रमुख नेता थे उनका एक सम्मेलन बुलाया गया और इस सम्मेलन में एक घोषणा पत्र जारी किया गया जिसमें कुछ डिमांड्स रखी गई। वो डिमांड क्या थी? डोमिनियन स्टेटस पर विचार नहीं बल्कि इसे लागू करने की योजना बनाई जाए। इरविन ने बोला ना कि हम डोमिनियन स्टेटस पर विचार करेंगे, वो हमारे लिए मुख्य मुद्दों में से एक है। तो यहां पर ये जो दिल्ली घोषणा पत्र आ रहा है इसमें बोल रहे हैं भारतीय जो नेता हैं कि डोमिनियन स्टेटस पे हमको विचार नहीं चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए। देखो कुछ लीडर्स तो ऐसे वो बोल रहे डोमिनियन भी क्यों मांग रहे हो, तुम पूरी आजादी क्यों नहीं मांग रहे हो, लेकिन बेसिकली जो कांग्रेस और बाकी मेजर पार्टी वो बोले कि हमको विचार नहीं चाहिए, आप हमें डोमिनियन स्टेटस दीजिए। ओके, अगला, बैठक में कांग्रेस का बहुमत में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस दिल्ली घोषणा पत्र में जो इन लीडर्स थे इन्होंने डिसाइड किया कि
जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट होगा हम उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का बहुमत होना चाहिए, यानी यहां से बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग जाने चाहिए। राजनीतिक अपराधियों को क्षमादान दिया जाए। इन्होंने ये भी बोला कि जितने भी ऐसे अपराधी हैं जिनको बोला जाता है राजनीतिक अपराधी, मतलब कि जो कि आंदोलन में या ऐसी गतिविधियों में कोई भी आंदोलन या फिर इस तरह की जब भी कोई मूवमेंट चलता है उस समय उनके द्वारा कोई गतिविधि की जाती है सरकार के खिलाफ और फिर सरकार उनको अरेस्ट करती है तो उनको बेसिकली राजनीतिक अपराधी घोषित किया जाता था, जो कि पर्सनल लेवल पर नहीं बल्कि देश के लिए कोई किसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, जितने भी राजनीतिक अपराधी हैं उन्हें क्षमादान दिया जाए। 23 दिसंबर 1929 को इरविन ने मांगों को अस्वीकार कर दिया। तो आप देख रहे हो क्या चल रहा है। इस बीच मैं आपको वापस से कनेक्ट करा दूं, 1927 में साइमन कमीशन का गठन हो रहा है, नवंबर 1927 में। इसके बाद से हम देख रहे हैं दिसंबर 1927 में मुस्लिम लीग का दिल्ली सेशन चल रहा है, ठीक है। इधर हम देख रहे हैं कांग्रेस का मद्रास सेशन चल रहा है। इन दोनों ने आपस में मिलकर बात किया कि हम एक सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं और उसमें हम ये चैलेंज कर रहा है ना कि हमने साइमन कमीशन बनाया, तुमको वहां पर नहीं रखा, तुम इतने कैपेबल हो तो खुद कानून बनाकर दिखाओ, तो चलो हम कानून बनाते हैं। मुस्लिम लीग ने अपनी 3-4 बातें रखी जिसको कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया और फिर हम देखते हैं कि कुछ ही समय के बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट को पेश किया गया। वो जो नेहरू रिपोर्ट थी इसको कलकत्ता सेशन में एक्सेप्ट कर लिया गया था 1928 के, लेकिन वहां पर थोड़ा सा विवाद हो जाता है, जिन्ना मुस्लिम लीग के साथ सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। अब इस नेहरू रिपोर्ट के बाद की क्या गतिविधियां हैं, तो नेहरू रिपोर्ट के बाद हम 1929 की घटना देखते हैं। ये वो समय था जब बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियां भारत में भी हो रही थी। यही वो समय था जब वापस से आंदोलन के लिए माहौल तैयार कर रहे थे गांधी जी। विदेशी कपड़ा बहिष्कार समिति कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने गठित कर दिया, जो कि विदेशी कपड़ों के बहिष्कार करने पर काम कर रही थी, ठीक है। इसी बीच गांधी जी को सबसे पहले अरेस्ट किया गया, वो एक मुद्दा बना, ठीक है। भगत सिंह सुखदेव वाली जो घटना घट रही है वो एक मुद्दा बन रहा है। तो भारत में जो ब्रिटिश के खिलाफ माहौल बन रहा था उस माहौल की लीपापोती किसने की, इरविन ने किया। तो इरविन कब, यहाँ पर टाइम दे रखा है आपका अक्टूबर 1929 में। तो अक्टूबर 1929 में इरविन ने बोला कि आपको डोमिनियन स्टेटस चाहिए, हम उस पर विचार करेंगे और आप जो साइमन कमीशन से इतने नाराज हैं तो उसकी रिपोर्ट पर हम एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कराने वाले हैं जिसमें आप भी आएंगे, आप अपने विचार वहां रख सकते हैं। तो जब इरविन ने आगे से हमें ये ऑफर दिया तो फिर हम कहाँ चूकने वाले थे। नवंबर 1929 में नवंबर 1929 में दिल्ली घोषणा पत्र भारत के महत्वपूर्ण नेताओं के द्वारा जारी किया गया, जिसमें बोला गया कि आप विचार करने की बात कर रहे हैं डोमिनियन स्टेटस में, हमें विचार नहीं, हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए और कांग्रेस इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। और तीसरा, जितने भी राजनीतिक अपराधी उसे आप क्षमादान कर दें। तो इस पर इरविन थोड़ा सा अड़ गया। इरविन बोला कि नहीं, हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, ये कंफर्म नहीं है। राजनीतिक अपराधियों को छोड़ दिया जाए ये भी नहीं हम बोल सकते। तो उसने इजीली इनकी डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। 23 दिसंबर 1929 को इरविन ने मांगों को अस्वीकार कर दिया। अब जैसे ही मांगों को अस्वीकार किया 23 दिसंबर 1929 को इमीडिएटली लाहौर सेशन कंडक्ट कराया जाता है। किसका, कांग्रेस का दिसंबर 1929 में वार्षिक अधिवेशन हुआ। कहां पर, लाहौर में, जहां पर कांग्रेस ने डिसाइड किया कि अब हम पूर्ण स्वराज की डिमांड करेंगे, डोमिनियन स्टेटस की हम डिमांड करेंगे ही नहीं। पूर्ण स्वराज किसका कंसेप्ट था, तो हम देख रहे थे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सब पूर्ण स्वराज की बात कर रहे थे। तो यहां पर अब ये थोड़े से भड़क जाएंगे और कांग्रेस के लीडर्स बोलेंगे नहीं, अब हमको चाहिए नहीं डोमिनियन स्टेटस। और दिसंबर 1929 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ, कहां पर, लाहौर में, आज का पाकिस्तान। तो लाहौर सेशन में कांग्रेस ने घोषणा कर दी पूर्ण स्वराज की, हमको पूरी आजादी चाहिए, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का ये कंसेप्ट था पूर्ण स्वराज वाला। तो जवाहरलाल नेहरू को ही इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया।
क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ही बोल रहे थे ना कि पूर्ण स्वराज के लिए वो काफी उत्तेजित थे, या सुभाष चंद्र बोस। तो एक तो जवाहरलाल नेहरू को गांधी जी का बड़ा समर्थन था, दूसरा क्योंकि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ था और वो उसको लीड कर रहे थे, इस वजह से जवाहरलाल नेहरू लाहौर सेशन के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। लाहौर अधिवेशन में क्या क्या डिमांड की गई? गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार। इन्होंने बोला कि वैसे भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये बोल रहे हैं हम डोमिनियन स्टेटस पे विचार करेंगे, हमको विचार चाहिए नहीं, अब तो हमको डोमिनियन स्टेटस भी नहीं चाहिए, तो हम इनके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे ही नहीं। दूसरा, पूर्ण स्वराज हमारा अब लक्ष्य है, तो अब कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं, अब हम सीधे लड़ाई लड़ेंगे पूरे इंडिपेंडेंस के लिए, फुल इंडिपेंडेंस के लिए। कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का उत्तरदायित्व, वही कार्यकारिणी समिति जो कि विदेशी कपड़ा बहिष्कार समिति बनाई थी, उसी को ये जिम्मेदारी दे दी गई कि अब आप बताइए कि किस तरह से हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करनी है। काउंसिल के सदस्य, मतलब जितने भी ऐसे कांग्रेस के मेंबर्स जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाकर बैठे हुए हैं, इसमें बोला गया लाहौर सेशन में कि काउंसिल के जो सदस्य हैं वो अब अपने अपने पदों से त्याग पत्र दे दें। अब समय आ गया है कि वहां बैठकर नहीं, ग्राउंड लेवल पर आकर हमें आंदोलन को लड़ना होगा। और इसी बीच 26 जनवरी 1930 वो डेट डिसाइड की गई, लाहौर सेशन में डेट डिसाइड की गई कि 26 जनवरी 1930 को हम पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में इस डे को मनाएंगे या फिर सेलिब्रेट करेंगे। समझ में आ गया? तो जब इरविन ने दिल्ली में जो घोषणा पत्र जारी किया उसको रिजेक्ट किया, तो कांग्रेस और ज्यादा विरोधी हो गई ब्रिटिश गवर्नमेंट की, और यहां पर कांग्रेस ने लाहौर सेशन कंडक्ट कराया, जिसमें नेहरू उसको लीड कर रहे थे, उस सेशन के अध्यक्ष बने थे, जहां पर इन्होंने अपनी डिमांड रखी। जो मोटा मोटी डिमांड है वो आपको 2-4 पॉइंट याद रखना है। गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार, पूर्ण स्वराज, जल्द ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाएगी, और 26 जनवरी 1930 को एज अ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा। 31 दिसंबर 1929 में आधी रात को इनकलाब जिंदाबाद के नारों सहित ये जो कांग्रेस के लीडर थे ये कहां पहुंचते हैं? रावी नदी के तट पर, और वहां पर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में तिरंगा झंडा को फहराया। तो इस तरह का एक बोल सकते हैं राष्ट्रवादी जो एक नेशनलिज्म की फीलिंग है ना, वो उस समय दिखाई देती है। फिर 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की शपथ के लिए पूरे राष्ट्र में, क्योंकि 26 जनवरी को हम एज अ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे थे, तो जगह जगह पर राष्ट्र में सभा आयोजित की गई, और उस सभा में लोगों ने स्वतंत्रता की शपथ ली, जहां सभी लोगों ने सामूहिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करने की शपथ ली कि हमको अभी फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, सभी के समझ में आया? चलो, 26 जनवरी 1930 तक की कहानी हमने कवर कर ली। अब 26 जनवरी 1930 को आपने स्वतंत्रता की शपथ तो ले ली, अब स्वतंत्रता के लिए लड़ाई चालू करना है। क्वेश्चन ये आ रहा था कि हम लड़ाई चालू करें तो करें किस मुद्दे पर, है ना? अब अगर आप बोलोगे कि हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू करना है आजादी के लिए, तो क्या पता कुछ लोग उससे जुड़े, कुछ लोग उससे जुड़े ही नहीं, है ना? अब आम किसान जो है वो शायद उससे अपने आप को कनेक्ट ना कर पाए, बाकी लोग जो है वो अपने अपने मुद्दों को लेकर है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में है, कोई बच्चा है पढ़ाई कर रहा है, उसके लिए उससे जुड़ी हुई कोई चीज हो सकती है, कोई व्यक्ति है कर्मचारी के रूप में काम कर रहा है, वो उससे जुड़ी हुई चीज से कनेक्ट कर सकता है, किसान जो है वो लगान भू राजस्व से कनेक्ट कर सकते हैं, मजदूर मजदूरी से कनेक्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर यही क्वेश्चन था कि मूवमेंट तो अब हमें स्टार्ट करना है, हमने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी, 26 जनवरी को एज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर लिया, लेकिन ब्रिटिश हम पर अभी भी हंस रही है। क्यों? क्योंकि हमने कुछ किया नहीं, हम सिर्फ ये औपचारिकताएं पूरी कर रही हैं, असल में हमारी ब्रिटिश जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको हम दबाव में नहीं ला पा रहे। तो दबाव में लाने के लिए क्या करना होगा? आंदोलन चलाना होगा। अब आंदोलन चलाने के लिए हमको एक ऐसा मुद्दा चाहिए जिस मुद्दे से सभी लोग अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, और गांधी जी इस मामले में बड़े होशियार व्यक्ति थे, उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया, अगर वो मुद्दा किसी के भी कान में जाता तो बोलते हाँ ये गलत है, और हर एक व्यक्ति चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, हर एक व्यक्ति उस मुद्दे से अपने आप को कनेक्ट कर पा रहा था, और वो मुद्दा क्या था? नमक कर, है ना? ब्रिटिश के द्वारा आई थिंक
1882 में एक एक्ट लाया गया था जिसका नाम था सॉल्ट एक्ट। ओके, उस सॉल्ट एक्ट के लाने से पहले तक भारत में ऐसा नहीं था कि कोई और नमक नहीं बना सकता, लेकिन सॉल्ट एक्ट आने के बाद से नमक बनाने के लिए आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा, अदरवाइज आप पर क्रिमिनल ऑफेंस के तहत कार्यवाही की जाती थी। सिविल भी नहीं, क्रिमिनल ऑफेंस के तहत आप पर कार्यवाही की जाती थी। ओके, तो ये वो पॉइंट था जहां पर हम देखते हैं कि नमक ऐसी वस्तु जो कि हर एक व्यक्ति के दैनिक जीवन का आहार से संबंधित है, चाहे किसी भी जात धर्म वर्ग के हो, सब कोई उसका यूज करता है। और ऐसी वस्तु पर ब्रिटिश ने लाइसेंस जैसा सिस्टम बना रखा है कि आप इसका प्रोडक्शन फ्रीली नहीं कर सकते, करना है तो गवर्नमेंट से परमिशन, अदरवाइज गवर्नमेंट ही इसका प्रोडक्शन करेगी और प्रोडक्शन करके उस पर टैक्स इंपोज करके बेचेगी, है ना। और उस पर इतना सारा टैक्स लगाया जा रहा है। तो गांधी जी ने इस नमक कर को मुद्दा बनाया और इसको मुद्दा बनाया कि नमक भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा तो हम सिविल डिसोबीडियंस करेंगे। मतलब नमक कानून जो है, सॉल्ट एक्ट जो बोलता है कि आप बिना सरकार की परमिशन के कानून नमक नहीं बना सकते, गांधी जी बोलेंगे बिना आपकी परमिशन के हम नमक बनाएंगे। और नमक बनाएंगे इसका मतलब हमने आपके कानून को तोड़ा। तोड़ा मतलब क्या, हमने सविनय अवज्ञा किया। और जब हमने सिविल डिसोबीडियंस किया, वहीं से वन बाय वन सारे लोग इस तरह से ब्रिटिश कानूनों को तोड़ना चालू करेंगे, लेकिन सविनय अवज्ञा मतलब यहां पर वायलेंस नहीं है, पूरी तरह से ये सारी चीजें नॉन वायलेंस फॉर्म में चलेंगी, अहिंसा को अपनाते हुए। तो अब वन बाय वन सब लोग जो है चालू कर देंगे ब्रिटिश कानूनों को तोड़ना अहिंसा के साथ। और यही वो टाइम पीरियड है जिसको बोला जाएगा क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आंदोलन की शुरुआत होगी, है ना, सब अब उनके कानूनों को तोड़ेंगे। तो बस यहाँ पर यही बोल रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह और विप्लव, गांधी जी की 11 सूत्री मांगे। हमने देखा जनवरी 1930 में जैसे ही इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, इसके बाद से गांधी जी जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत करना चाहते थे, उसके पहले उन्होंने डिसाइड किया कि हम ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट से वापस एक बार बात करते हैं और बात करके इनको एक निर्धारित समय देते हैं। अगर उस निर्धारित समय के भीतर इन्होंने कोई कार्यवाही कर दी तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम अब अपना मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो वही गांधी जी ने जो ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी मांग रखी थी, उसको बोला गया 11 सूत्रीय मांगे, 11 डिमांड्स थी बेसिकली। इसमें क्या बोल रहा है, तो गांधी जी ने यंग इंडिया में एक लेख प्रकाशित किया और उस लेख में अपनी कुछ डिमांड्स ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के सामने रखते हुए एक टाइमलाइन बता दिया कि 31 जनवरी 1930 तक अगर आपने इस पर रिस्पॉन्ड कर दिया तो अच्छी चीज है, अदरवाइज हम इस बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। ये मांगे क्या थी, वन बाय वन सारी मांग याद करने का जरूरत नहीं है, लेकिन आप 2-4 बार बस इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसका इंपॉर्टेंस है। मेंस में तो आपको एक एक डिमांड लिखना नहीं है, 3-4 पॉइंट्स भी याद है, मोर देन इनफ है, ठीक है, क्योंकि वहां पर 200 लिमिटेड वर्ड्स है, उसी में अपने आपको एक्सप्रेस करना है। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं फंसाए उसके लिए क्या है, 2-4 बार बस पढ़ लो, पढ़ लोगे दिमाग में क्लिक कर जाएगा, जब ऑप्शन सामने होगा फटक से आप आंसर मार दोगे। बिल्कुल इसमें टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं कि बैठकर एक एक याद कर रहे हैं, ठीक है। ये मांग कौन कौन सी थी, तो पहले गांधी जी ने डिमांड की कि सेना व्यय में 50% तक की कटौती की जाए। जो आप सेना पे इतना खर्च कर रहे हो, जगह जगह युद्ध लड़ रहे हो, और उसमें हमारा इंडियन जो फाइनेंस है उसका आप यूज कर रहे हो, हमारा जो भारतीय वित्त है वहां से पैसे निकाल निकाल कर आप यूज कर रहे हो, सेना पर इतना खर्चा कर रहे हो, उसको आप रोकिए, है ना, हमें जरूरत नहीं है। तो आप सेना व्यय में 50% तक की कटौती करिए, नशीली वस्तुओं के विक्रय पर देश में रोक लगाइए, सीआईडी जैसी जो संस्था होती है वो बहुत ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, जो भारत में नहीं है। तो इन्होंने बोला सीआईडी जो संस्था है, इस विभाग पर सार्वजनिक नियंत्रण हो, ये ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी तौर पर काम करे, इसके लिए इस पे सार्वजनिक नियंत्रण होना चाहिए। शस्त्र कानून में परिवर्तन होना चाहिए। आर्म्स एक्ट लाया गया था, उन आर्म्स एक्ट में इंडियंस को किस तरीके से आर्म रखने पर बैन किया गया था। तो यहाँ पर यही बोलते गांधी जी कि आर्म एक्ट में चेंजेस लाए जाए, भारतीयों को कहीं कहीं पे अपनी रक्षा के लिए शस्त्र रखने की अनुमति दी जाए, राजनीतिक बंदी है उन्हें रिहा किया जाए, डाक आरक्षण बिल जो इतने लंबे से लाया गया था, तो ये बोल रहे थे कि डाक आरक्षण बिल को पास किया जाए जो आपने फंसा के रखा है, रुपए की विनिमय दर घटाई जाए ब्रिटेन के जो करेंसी थी उसके कंपैरिजन में, ताकि इंडियन जो बोल सकते हैं हमारे भारतीय
वित्त को, सॉरी, जो हमारा भारत है उसको फाइनेंशियली थोड़ा सा लाभ पहुंच सके। तो इसके लिए हमने बोला कि भाई आप रुपए की विनिमय दर को घटा दो। ओके, रक्षात्मक शुल्क लगाया जाए। रक्षात्मक शुल्क बेसिकली क्या होता है कि दूसरे देश में कोई सामान पैदा हो रहा है, वो सामान हमारे देश में भी पैदा हो रहा है, लेकिन कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से वो लोग उस सामान को बहुत कम इनपुट्स के साथ में और बहुत सस्ते पे तैयार कर दे रहे हैं और सस्ते पे आपके बाजार में भर दे रहे हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, सेम प्रोडक्शन जो भारत में लोग कर रहे हैं वो इनको झेल नहीं पाएंगे और धीरे धीरे उनका बोल सकते हैं रोजगार बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर यह भी डिमांड की गई रक्षात्मक शुल्क लगाया जाए कि भारत में पनपने वाले उद्योग या अन्य वस्तुओं के प्रोटेक्शन के लिए बाहर से आने वाली जो भी वस्तुएं उन पर शुल्क लगाया जाए। रक्षात्मक शुल्क कि अगर ये चीज भारत में आ रही है तो इस पर हम ये शुल्क लगा रहे हैं। वो क्या होगा, इंडिया में जो भी नए नए उद्योगपति बन रहे हैं उनके उभरने में सहायक होगा। ठीक है, तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास किया जाए। बेसिकली इसमें क्या था कि भारत से जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा था इस कोस्टल लेवल पर, ये सारी चीजें किसके नियंत्रण में थी, ब्रिटिश के नियंत्रण में थी। तो यहां पर गांधी जी ने डिमांड किया कि चलो इंटरनेशनल लेवल पर तो आप मैनेज कर लो, लेकिन छोटे स्तर पर या नेशनल लेवल पर ये जब हम एक कोस्ट से दूसरे कोस्ट पर जा रहे हैं दूसरे क्षेत्र के, तो ये चीजें भारतीयों के नियंत्रण में होना चाहिए। तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास किया जाए ताकि भारतीयों को उससे फायदा हो सके। लगान में 50% की कमी कर दी जाए। नमक कर समाप्त किया जाए। तो टोटल ये 11 सूत्रीय मांगे थी जो गांधी जी ने सामने रखा कि अगर हमारी ये डिमांड नहीं मानते हैं तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर देंगे और हम 31 जनवरी 1930 तक का वेट करने वाले हैं। अब यहाँ पर बाकी चीजें हैं, कुछ लोग कनेक्ट कर रहे होंगे नहीं कर रहे होंगे। गांधी जी ने 11 सूत्री मांगों में इस मुद्दे को उठाया जो अपना ऐसा चीज था जिससे सब लोग कनेक्ट कर पाएंगे, क्या, नमक कर। फरवरी 1930 तक सरकार का कोई सकारात्मक उत्तर नहीं आया। जब उत्तर नहीं आया तो गांधी जी निकल पड़े। कहां से कहां निकल पड़ेंगे, तो गांधी जी निकल पड़ते हैं अपने साबरमती आश्रम से किसकी तरफ। ओके, तो फरवरी 1930 तक सरकार द्वारा कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिलने के कारण साबरमती में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई और वो जो कांग्रेस की कार्य समिति थी एक्चुअली उसने गांधी जी को ही पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि अब आप ही बताइए कि कब कैसे हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करनी है, क्योंकि अब शुरुआत तो करनी पड़ेगी। इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो कार्यकारी समिति ने सारा जिम्मा किसको दे दिया, गांधी जी को दे दिया कि अब आप ही बताइए कि कब सविनय अवज्ञा आंदोलन की और किस तरह से उसकी शुरुआत की जाए। तो अब आगे चलते हैं। गांधी जी इसकी शुरुआत करते कैसे, नमक के मुद्दे को लेते हुए दांडी मार्च निकालेंगे। 12 मार्च से ये स्टार्ट होता है मार्च और ये कब तक चलता है, 6 अप्रैल तक। अब यहां पर क्या होता है, दांडी मार्च को सॉल्ट मार्च या फिर दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, जहां बेसिकली अहमदाबाद में जो उनका साबरमती आश्रम था वहां से गांधी जी निकलते और कहां पहुंचते हैं, सूरत के निकट दांडी तट पर। और वहां जाकर गांधी जी ने क्या बनाया, नमक बनाया। नमक बनाने का मतलब ऐसा नहीं कि बैठ के वहां पे नमक बना रहे थे, बेसिकली समुद्र तट के किनारे आप देखते हैं नेचुरल प्रोसेस से भी बहुत सारा सॉल्ट जो है वो जनरेट हो जाता है। तो सॉल्ट को बस उठाते हैं हाथ में और बस बोल देते हैं कि हमने नमक बना लिया और इसको करते ही तुरंत नमक कानून को तोड़ दिया उन्होंने। ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट जो सॉल्ट एक्ट लाई थी उसको तोड़ा और यहीं से चालू हो गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो यही पूरी कहानी बता रहे हैं। 2 मार्च को गांधी जी ने वॉइसरॉय को पत्र लिखकर अपनी 11 सूत्री मांगों का उल्लेख किया। दोबारा से 2 मार्च को गांधी जी ने वापस से 11 सूत्री मांगों का उल्लेख किया। वापस से इनको इस पत्र का कोई जवाब नहीं मिला। तो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए पद यात्रा, दांडी यहां पर पहुंच रहे हैं, ये पद यात्रा चालू कर रहे हैं। ठीक है, अहमदाबाद से सूरत तक के लिए और पैदल चलने वाले थे। यहां पर देखो समर्थक कितने हैं, 38। जब ये दांडी पहुंचते तो वहां पर इनके पीछे 50,000 लोग खड़े थे, इतने समर्थक आ गए थे। तो गांधी जी इस यात्रा को निकालते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन से लोगों को जोड़ना चाहते थे। तो गांव गांव पैदल यात्रा करते ताकि लोग जुड़ते जाए। अच्छा, नमक के मुद्दे पे, नमक के मुद्दे पे, और धीरे धीरे लोग कनेक्ट कर पाएंगे। तो यहां पर यही हुआ कि अपने साबरमती आश्रम से 78 समर्थकों को दांडी के लिए पदयात्रा 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए पदयात्रा गांधी जी ने प्रारंभ कर दिया। और 6 अप्रैल को गांधी जी ने समुद्र तट के किनारे जाकर नमक उठा लिया और इसी के तहत नमक कानून उन्होंने तोड़ दिया और चालू हो गया क्या, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया। ओके, और बहुत बड़ा मास इससे जुड़ गया था जो 78 समर्थकों के साथ चला था, क्योंकि उस समय इतना
प्रेस पर कंट्रोल कर रखा था ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने कि बहुत चीज़ें लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन लोगों तक कैसे बात पहुंच सकती है, अब खुद चले जाओ ना आप। तो यहाँ पर इस यात्रा में लोगों तक बात पहुंच रही है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या थी कि ये एक ऐसा मूवमेंट होगा, या ये दांडी यात्रा ऐसी यात्रा थी जिसमें बहुत सारे जर्नलिस्ट आए थे जो कि इंडियन नहीं बल्कि फॉरेनर्स थे। ओके, स्पेशली यूएस से कई सारे जर्नलिस्ट आए थे और वो लोग गांधी जी की इस पूरी की पूरी मार्च को कवर कर रहे थे, उनके साथ ही चल रहे थे लगातार। और जब वो उस मार्च को कवर कर रहे थे, पब्लिश कर रहे थे वो इंटरनेशनल लेवल पर, तो ये एक ऐसी यात्रा थी जिससे विदेशी भी परिचित थे और जगह जगह पर इस आंदोलन का जिक्र हो रहा था, इस मार्च का जिक्र हो रहा था। तो ये एक ऐसा मूवमेंट था इंडिया का जो कि अंतरराष्ट्रीय पटल पर काफी ज्यादा फैला, या लोग जो है इससे काफी ज्यादा परिचित हुए थे। ठीक है, 9 अप्रैल को गांधी जी द्वारा आंदोलन के लिए कार्यक्रम हेतु दिशा निर्देश जारी कर दिया गया। तो 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा, सिविल डिसोबीडियंस चालू हुआ। और सिविल डिसोबीडियंस चालू होने के साथ ही हम जो आम लोग हैं उसको पता होना चाहिए ना कि क्या करना है। ओके, तो गांधी जी बोलते कि देखो मैंने तो तोड़ दिया कानून, कभी भी ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट मुझको उठा के जेल में ठूस देगी। तो एक बात तो ध्यान रखो कि जहां तुम्हारे जो लोकल लीडर हैं, आप उन लोकल लीडर्स की बात मानोगे, जो जैसे वो कह रहे हैं आपको उनके हिसाब से ही काम करना होगा। और लोकल लीडर्स के लिए एक इन्होंने गाइडलाइन इशू कर दी कि हमको क्या करना है। 9 अप्रैल को इन्होंने पूरा का पूरा अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक तरह से दिशा निर्देश जारी कर दिया कि इस आंदोलन में हमें इन चीजों पर काम करना है। पहला, नमक कानून तोड़कर नमक तैयार करें। जो भी कोस्टल रीजन में है, जाइए जाकर नमक कानून अपने लेवल पर तोड़िए और तोड़कर नमक बनाइए। शराब की दुकानें हैं, विदेशी कपड़े की दुकान है, अफीम के ठेके हैं, इन सब के आगे बैठ जाओ, धरने आयोजित करो, महिलाएं धरने पे बैठ जाए, छात्र धरने पर बैठ जाए, करों की अदायगी का विरोध। आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। जितने भी सरकारी वकील हैं, अगर आप सक्षम हैं तो आप वकालत छोड़ दीजिए, है ना। जनता द्वारा न्यायालयों का बहिष्कार करने के लिए बोला गया कि आप न्यायालयों में जाइए ही मत न्याय के लिए, है ना। अगर आपको न्याय चाहिए तो पंचायती स्तर पर ही न्याय करिए। सरकारी कर्मचारियों द्वारा बोला गया कि आप में से जो भी सक्षम है सरकारी कर्मचारी, वो भी त्याग पत्र दे। लोग चरखा काटे, सूद बनाए, क्योंकि जब आप विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें, विदेशी कपड़ों की होली जला रहे हैं, तो अपना देसी जुगाड़ भी तो करना पड़ेगा ना। तो ज्यादा से ज्यादा लोग अपने ही घर में सूत काटे, अपने ही घर में चरखा चलाए और कपड़े बनाए खुद ही और उसे धारण करे। समझ में आया। छात्रों द्वारा सरकारी स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार करने को बोला गया कि सरकारी स्कूल को छोड़ो। और इसी समय पे बहुत सारे राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों का गठन हुआ था। तो बोला गया कि आप जाइए उन नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लीजिए, और जितने भी सरकारी स्कूल है, क्योंकि ये ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में है, आप उनका बहिष्कार करिए। स्थानीय नेताओं को बोला गया कि अब आपको ही लीड करना है इसे, क्योंकि मैं तो जल्दी अरेस्ट हो जाऊंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं। तो जो लोकल लीडर्स हैं वो इसे लीड करेंगे, और लीड करते हुए आपको एक चीज पे ध्यान रखना है, क्या? नॉन वायलेंस या फिर अहिंसा। नमक सत्याग्रह का प्रसार चालू हो गया। गांधी जी के नमक कानून तोड़ने के साथ ही तमिलनाडु के तंजौर में सी राजगोपालचारी ने इसी तरीके का मार्च किया और नमक बनाया। मालाबार के कलप्पन, मालाबार के कलप्पन ने वहां पर जाकर क्या करा? मालाबार रीजन ये हो गया, तमिलनाडु का कोस्टल रीजन ये हो गया। तो यहाँ पर के कलप्पन ने भी नमक कानून तोड़ा, कोस्टल रीजन में जाकर नमक बनाया। वही हम असम में देखते हैं, यहाँ पर भी कुछ रीजनल मुद्दे भी इसमें इंक्लूड थे, क्योंकि देखो ये वाला जो असम वाला रीजन था ना, यहाँ पर हम देखते हैं नागालैंड वगैरह, मणिपुर वाला रीजन जो था, वहां पर कुछ रीजनल मुद्दे भी थे, उनके साथ में इसको जोड़ दिया गया। और वहां पर देखते हैं सत्याग्रही सिलहट से बंगाल पहुंचते और वहां जाकर उन्होंने नमक बनाया। तो गांधी जी के दांडी मार्च के बाद जगह जगह पर हम देखते हैं इस तरह से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा जा रहा है। इतना ही नहीं, आंध्र प्रदेश में हम देखते हैं नमक सत्याग्रह के लिए अलग अलग स्थान में शिविरम की स्थापना हुई। शिविरम बेसिकली शिविर की स्थापना की गई। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नमक कानून तोड़ने के लिए 14 अप्रैल को जवाहरलाल नेहरू और 4 मई को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो 9 अप्रैल को इन्होंने पूरा लिस्ट जारी किया। फिर हम देखते हैं कि आगे
पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, सबको उठाया जा रहा है, उठाकर जेल में ठूसा जा रहा है। और इतने ही नहीं, इस सत्याग्रह के चलते चलते आगे पता लगता है कि 80,000 सत्याग्रहियों को उठाकर जेल में ठूस दिया गया था। लगातार सारे लीडर्स को उठा उठा के जेल में डाला जा रहा था। ठीक है, अब गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने एक प्रस्ताव पारित किया। उसने एक दो चीजें और जोड़ दी। उनने बोला कि जो भी रैयत क्षेत्र है, किसानों के क्षेत्र, वो लोगों को कोई टैक्स वगैरह पे करने की जरूरत नहीं है। जमींदारी क्षेत्रों में चौकीदारी कर अदा ना किया जाए। तो यहाँ पर कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने ये जो गांधी जी ने बातें बोली थी, दिशा निर्देश दिया था, इसमें कुछ और चीजें जोड़ दी कि जो किसान है वो लगान मत दे, जमींदारों के जो क्षेत्र हैं वहां पे कोई चौकीदारी कर ना दिया जाए लोगों के द्वारा, और मध्य प्रांत में वन कानूनों का उल्लंघन किया जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ट्राइबल्स रहते थे और वो जो जनजातीय थी उनको वन कानूनों के तहत ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ला चुकी थी कि आप इन वनों में नहीं घुस सकते, जाओगे भी तो आप इन्हीं सामानों का उसमें प्रयोग कर सकते हो, ये सारी चीजें। तो उनको बोला गया कि आप लोग वन कानूनों का लगातार क्या करिए, उल्लंघन करिए। ओके, प्रदर्शन का प्रभाव क्या हुआ? देखो, ये प्रदर्शन काफी अच्छा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। स्पेशली मैं बात करूंगी इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है, उत्तर पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ पर हम देखते हैं कि खान अब्दुल गफ्फार खां, ठीक है, जिन जिन जो अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर इसी तरीके का क्या बोलते हैं, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, इसी तरीके का एक मूवमेंट चलाते हैं यहाँ पर, पैरेलली इस मूवमेंट को सपोर्ट करते हुए। समझ में आ गया? और ये जितने भी इनके साथ में लोग सपोर्ट में आ रहे थे खान अब्दुल गफ्फार खां के, उनको बोला जा रहा था खुदाई खिदमतगार। ठीक है, तो इस मूवमेंट में जो मुस्लिम का पार्टिसिपेशन था वैसे तो हमें नहीं दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में मुस्लिम्स का अच्छा खासा पार्टिसिपेशन दिखाई देता है इस मूवमेंट में। यहाँ पर अगर हम देखें असम वाले रीजन में, यहाँ पर थी रानी गौंडिल्यो, ठीक है, इनके द्वारा भी बेसिकली वो उनका रीजनल मुद्दा ही था, सोशियो रिलीजियस मुद्दा था, सोशियो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से वो विरोध करती हैं, लेकिन ये भी एक मुद्दा था जिससे वो जुड़ जाती हैं। और जो गौंडिल्यो थी, रानी गौंडिल्यो, उनको ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया था, मात्र 13-14 साल की होंगी, 1947 में जाके उनको फिर जेल से छुट्टी मिलती है। ठीक है, तो वो भी इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रही थी। इसी तरह हम बिहार में देखते हैं, उत्तर प्रदेश में देखते हैं, बंगाल में देखते हैं, ये ऐसे कोर रीजन था जहां पर बहुत सारे लोकल लीडर्स दिखाई देते हैं जो कि इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो ये आंदोलन बड़े लेवल पर फैलता है, काफी बड़ा मास इससे जुड़ जाता है। इस आंदोलन का प्रभाव क्या हुआ? जो प्रदर्शन कर रहे थे ये लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, जैसे गांधी जी पूरा दिशा निर्देश देकर गए या कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने इसमें 2-4 पॉइंट्स जोड़ दिए, तो उसका ब्रिटिश पे क्या कोई इम्पैक्ट पड़ रहा था? अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था, अहिंसात्मक आंदोलन था, और 1922 की चौरी चौरा की घटना सबको याद थी, और गांधी जी ने उस पर कैसे रिएक्ट किया ये भी सबको याद था। तो इस बार कोई भी चांस नहीं लेना चाह रहा था कि किसी भी लेवल पर हिंसा हो। तो देखो, इनिशियली तो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि कैसे उसको डील करना है, क्योंकि इस मूवमेंट के बारे में इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में आ रहा था। तो उनको पता था कि अगर वो हिंसा का सहारा लेंगे, क्योंकि लोग तो अहिंसा कर रहे हैं, लोग तो मार कुटाई कुछ कर नहीं रहे, तो उसको इनिशियली तो था कि अगर हम हिंसा कर दें, हम इनको मार पीट दें, तो न्यूज़पेपर में आएगा, जगह जगह हमारी आलोचना होगी, कांग्रेस भी हमारी आलोचना करेगी, और अगर हम हिंसा नहीं करते हैं तो हम इन पर काबू कैसे पाएंगे, है ना? और अगर हम इन पर काबू नहीं पाएंगे तो ये इसी तरह हम पर हावी हो जाएंगे और कांग्रेस अपने आप को जीता हुआ करार कर देगी। तो ये वो मोमेंट था कि पहले ब्रिटिश ने थोड़ा सोचा, फिर ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि नहीं, हमको दमन का सहारा लेना होगा, और फिर उनके द्वारा बहुत ही गंदे तरीके से, बहुत ही क्रुएलिटी के साथ में दमन का सहारा लिया गया, हिंसा का सहारा लिया गया। लोगों को लगातार लाठियों से मारा जा रहा था, जंजीरों से मारा जा रहा था, जो कांटे वाले तार होते हैं उनसे मारा जा रहा था, और लोगों ने इस समय इतना पेशेंस लेवल दिखाया क्योंकि गांधी जी ने उनको बोल दिया था कि बिल्कुल भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, और 1922 की घटना सबको याद थी। तो इस वजह से
जिससे आगे से मार पड़ रही है उनमें से कोई हाथ भी नहीं उठा रहा, अपने आप को बचाने के लिए भी ऐसे नहीं कर रहा है। तो लगातार ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने उन पर हिंसा की, मार रहे हैं और वो लोग लगातार मार खा रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है, हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है उन्हें, लेकिन वो बिल्कुल भी हिंसा के तत्व उन्होंने नहीं अपनाया। और ये वो टाइम था जहां पर ब्रिटिश का बड़े लेवल पर क्रिटिसिज्म होता है, न केवल देश के स्तर पर बल्कि विदेशों के स्तर पर। ठीक है, तो यहाँ पर यही था प्रदर्शन का प्रभाव ब्रिटिश पर क्या पड़ा। तो प्रदर्शन का पहला प्रभाव पड़ा कि हमने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करा, इतना बड़ा मार्केट उनके हाथ से गया तो विदेशी कपड़े और अन्य वस्तुओं के आयात में कमी आएगी। तो वहां पर जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको तो थोड़ा लॉस होगा ना। शराब उत्पाद शुल्क, भू राजस्व, आपको पता है अल्कोहल से आज भी स्टेट गवर्नमेंट को अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है। तो हमारा जो डीपीएसपी उसमें प्रोविजन है कि आने वाले समय में नशीली वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगाया जाएगा। लेकिन फिर भी हर एक स्टेट ऐसा नहीं करता है, कुछ कुछ ऐसे स्टेट है जिसने पूरी तरह शराबबंदी कर दी, क्योंकि अल्कोहल से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है स्टेट गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर यही था कि जब शराब और उत्पाद शुल्क और लैंड रेवेन्यू हमने देना बंद कर दिया या खरीदना बंद कर दिया, तो ऐसी स्थिति में इनसे जो पैसा मिल रहा था ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट को वो नहीं मिल रहा है अब। ठीक है, तो उनका इनकम का सोर्स रुक रहा है। व्यवस्थापिका लेजिस्लेचर जहां पर हम बैठे हुए थे कानून बनाने इनके साथ में, हमने उसका भी बहिष्कार कर दिया। तो ये वहां पर भी हमसे कुछ डील नहीं कर पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं। तो बेसिकली उन पे क्या प्रभाव पड़ा कि वो लॉस, फाइनेंशियल लॉस हो रहा था, और ब्रिटिश के लिए फाइनेंशियल लॉस ही सबसे ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, जन आंदोलन की व्यापकता, अब ये आंदोलन भारत में कैसे फैला, कौन कौन से ग्रुप्स जो थे वो इसमें सम्मिलित थे। अगर हम महिलाओं की बात करें तो ये एक ऐसा मूवमेंट था जहां पर महिलाओं ने अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो इस मूवमेंट में महिलाओं की अच्छी हिस्सेदारी थी, छात्रों की अच्छी हिस्सेदारी थी। महिलाओं के साथ छात्र भी शराब या अन्य नशीली वस्तुओं के जो दुकानें थी उनके आगे जाके धरना प्रदर्शन कर रहे थे। बहुत सारे छात्रों ने सरकारी स्कूलों का परित्याग कर दिया, उनको छोड़ दिया और छोड़कर जाकर जो राष्ट्रीय स्कूल थे उनमें एडमिशन लिया। मुस्लिम्स का क्या रोल था, तो देखो मुस्लिम्स का जो लास्ट हमें इन्वॉल्वमेंट दिखाई दिया था बड़े लेवल पर, वो किस में दिखाई दिया था, वो दिखा था हमें असहयोग आंदोलन में, या फिर जिसको आप बोलते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो 1920 का ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, क्योंकि ये खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करते हुए स्टार्ट हुआ था, तो यहां पर जो मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन था वो बड़े लेवल पर था। वो हमें इस आंदोलन में नहीं दिखाई दिया, या फिर ऐसा सपोर्ट दोबारा कभी नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं उनका सपोर्ट नहीं था। लेकिन हाँ, भारत का जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत था, खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार जिन्हें बोला जा रहा था, उनके द्वारा, उनको सीमांत गांधी भी कहा जाता था, उनके लिए टर्म यूज करता था टाइटल सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खां। तो बस उनके नेतृत्व में ये जो भारत का उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है, यहां पर मुस्लिम्स ने इस आंदोलन को भरपूर सपोर्ट किया। ओके, व्यापारी और छोटे व्यवसायियों की बात करें तो इनके द्वारा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जा रहा था, क्योंकि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो रहा है तो इसका इनको काफी प्रॉफिट मिलेगा। ट्राइबल्स की अगर हम बात करें तो जनजातियों का बहुत बड़ा योगदान यहाँ पर रहा। मध्य प्रांत, कर्नाटक, महाराष्ट्र में जनजाति और दलित वर्ग ने आंदोलन को अच्छा सपोर्ट किया। मजदूर और किसान ने भी अच्छा हिस्सा लिया। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि हर एक क्षेत्र के हर एक लोग मूवमेंट में नहीं कूदते हैं, कौन से क्षेत्र पर उसका ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो ऐसे ही बंबई, कलकत्ता, मद्रास, शोलापुर, ये कुछ क्षेत्र थे। इधर आ जाइए, बंबई है, इधर कलकत्ता, मद्रास और शोलापुर। तो बोल रहे ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे ना जहां के मजदूरों ने अच्छा पार्टिसिपेशन दिखाया। इसी तरह यूपी, बिहार, गुजरात, ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां के किसानों ने अच्छा पार्टिसिपेशन दिखाया था इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। सरकारी प्रतिक्रिया और अस्थायी संधि के प्रयास, तो देखो सबसे पहले आपने जान लिया कि इस मूवमेंट का प्रचार प्रसार कैसा रहा, अच्छा खासा था। इस मूवमेंट में लोगों की कैसी भागीदारी रही, ठीक है, ब्रिटिश पर क्या प्रभाव पड़ा, तो उसको फाइनेंशियल लॉस हुआ, यही प्रभाव पड़ा। और जो उसकी अंतरराष्ट्रीय जगत में
आलोचना हुई, वो एक दूसरा फैक्टर हमें दिखाई देता है। अब सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई, तो 1930s वाला ये जो दशक था, इसमें सरकार ना बड़ी द्वंद्व की सिचुएशन में थी। मतलब वो समझ नहीं पा रही थी उसको कैसे रिएक्ट करना है। सरकार अगर आंदोलनकारियों को कुचलती, दमन का सहारा लेती, तो वैसे ही उसको क्रिटिसाइज किया जाता, जो आगे किया गया। और अगर वो चुप रहती, अगर वो चुपचाप से इनको आंदोलन चलाने देती, तो ये धीरे धीरे सरकार को दबाव में ले आते ना, और ये तो कांग्रेस की इन पर जीत हो जाती, जो कि ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो इनिशियली तो सरकार ने बहुत ज्यादा दमन नहीं किया, लेकिन कुछ ही समय के बाद सरकार ने दमन चक्र का सहारा लिया। बड़े लेवल पर हिंसात्मक गतिविधियां उसके द्वारा चलाई गई। गांधी जी समेत 90,000 लोगों को जेल में ठूस दिया गया। ये एक मोटा मोटे आंकड़े हैं, कहीं 50,000 भी मिलेगा, कहीं 80,000 भी मिलेगा, तो हमें उस पर डिबेट नहीं करना है, ठीक है। सरकारी दमन और साइमन कमीशन की रिपोर्ट के प्रकाशन ने आंदोलन के प्रति सरकार की घृणा को उजागर कर दिया। तो ये जो सरकार का रिएक्शन निकल कर आया ना इस आंदोलन के प्रति, जो पूरी तरह से अहिंसात्मक आंदोलन था, कुछ जगह को अगर हम छोड़ दें, कहीं पे छोटी मोटी हिंसा हुई थी, जैसे बंगाल वाले क्षेत्र में, तो ये पूरी तरह हिंसात्मक आंदोलन था। और जब सरकार का ऐसा रिएक्शन निकल कर आया, तो वो लोगों के सामने सरकार का चेहरा ला देगा कि ये भाई दूसरे देश के लोग हैं, इन्होंने हमारे साथ जान के ऐसा ही करना है, ठीक है। जुलाई 1930 में भारत के तात्कालिक वायसराय ने गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव रखा तथा डोमिनियन स्टेटस की मांग पर चर्चा को इसका लक्ष्य घोषित किया। अब सरकार धीरे धीरे मामला सेटल करना चाहेगी। आंदोलन अच्छा खासा चल रहा था, बड़े लेवल पर मास था जिसको सरकार को संभालना पड़ा था। मास को मतलब जो लोगों का विरोध था उसका सामना करना पड़ा था। अच्छा खासा इनको इकोनॉमिक लॉस भी हम देख रहे हो रहा था, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी इन्हें कंडक्ट कराना था। तो इनको था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो तभी होगा ना जब भारतीयों को बुलाया जाएगा, बुलाने के लिए इनसे मामला सेटल करना पड़ेगा। और स्पेशली 1930 में जब पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करी, तो सरकार और दबाव में आ जाती कि कांग्रेस जो एक मेजर पार्टी है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, इंडिया के लोगों को, तो इसका आना जरूरी है। तो उसने थोड़ा सा इनसे समझौता करने की कोशिश की। जुलाई 1930 में भारत के जो उस समय के वॉइसरॉय थे, उन्होंने गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव रखा कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आएगा, चलिए वहां पर चल के अपने विचार रखिए, वहां पर आपकी बातों को सुना जाएगा और डोमिनियन स्टेटस की बात की जाएगी। और इसी बीच तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर, ये दो मीडिएटर बन रहे थे गांधी जी कांग्रेस के और दूसरी तरफ ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के बीच के, या फिर वॉइसरॉय और गांधी जी के बीच के। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट चाह रही थी कि हाँ, मीडिएटर जो है वो अपना काम चालू करे। और इसी बीच शांति सुलह की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया कांग्रेस के द्वारा। अगस्त 1930 में मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी जी से यरवदा जेल में मिलने जाते हैं, जहां पर वो बंद थे, पहले ही उनको उठा लिया गया था। तो ये लोग गए वहां पर जेल में कि हाँ भाई, हमें कुछ यहाँ पर सुलह करने की आवश्यकता है। अब देखो, आपको लगेगा सुलह क्यों करें, क्योंकि लोगों की सहने की एक क्षमता होती है, और गांधी जी इनिशियली ये बात जानते थे कि कोई भी मूवमेंट बहुत लंबा नहीं खींच सकता। मैंने बोल तो दिया, हाथ नहीं उठाना है, हिंसा नहीं करना है, लेकिन अपने लोगों का कितना खून बहाया जाएगा। तो एक समय तक आंदोलन चलाओ, सरकार पे दबाव बनाओ, जैसे ही दबाव बने और वो 10 में से हमारी 5 मांग भी मान रही है, तो अपनी मांग को मनवाते हुए पूरी डिग्निटी के साथ आंदोलन को वापस ले लो। तो ये वही समय था। अब यहां पर मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू पहुंचते गांधी जी से विचार विमर्श करने के लिए। गांधी जी ने बोला ठीक है, हम उनके सामने अपनी बात रखते हैं, उनको चाहिए हम आंदोलन वापस ले लेंगे, लेकिन वो हमें आजादी दे दें और पूरी स्वतंत्रता हमें चाहिए। और जो आर्थिक हर्जाने की वो बात कर रहे हैं, उसके लिए वो एक प्रॉपर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट कमीशन का गठन करे, स्वतंत्र आयोग का गठन करे, जो डिसाइड करेगा कि कितना इकोनॉमिक लॉस हुआ है, जिसकी वो बात कर रहे हैं। तो क्या वो पूरी स्वतंत्रता देते ब्रिटिश हमें, पूर्ण स्वतंत्र सरकार बनाते? नहीं बनाते। तो उन्होंने मना कर दिया। मना कर दिया तो यहाँ पर इनके बीच जो है वो स्थिति थोड़ी सी बिगड़ गई। लेकिन आगे चलकर हम देखते हैं, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने गांधी जी और अन्य काफी सारे राजनीतिक नेताओं को बिना किसी कंडीशन के आजाद कर दिया। वो एक ऐसा मोमेंट था जब इन्हें लगा कि अब हमें आगे से इनिशिएट करने की आवश्यकता है, जो हमें गांधी इरविन समझौते के रूप में या गांधी इरविन पैक्ट के रूप में दिखाई देती है। 25 जनवरी 1931 को गांधी जी तथा कांग्रेस के अन्य सभी प्रमुख नेताओं को बिना शर्त के कारावास से छोड़ दिया। उनको लगा रहे अचानक से। अब इसके बाद से गांधी जी के पास में प्रस्ताव पहुंचता है कि भाई हम चाहते हैं कि आप आइए, बैठिए, बैठकर बात करिए। तो 19 फरवरी 1931 को गांधी जी, जो भारत के उस समय के तात्कालिक वॉइसरॉय थे, इरविन,
उससे मिलते हैं और लगभग 15 दिनों तक इन दोनों के बीच में बातचीत चली। लंबी बातचीत के बाद में 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता या गांधी इरविन पैक्ट कहा गया। क्या था गांधी इरविन पैक्ट, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। हिंसात्मक अपराधियों के अतिरिक्त बाकी सभी राजनीतिक अपराधियों को छोड़ दिया जाएगा। इरविन इस पर सहमत हो गया था। यानी ऐसे भारतीय लीडर्स जिन्होंने कुछ हिंसा की है उनके अलावा बाकी सभी लीडर्स को छोड़ दिया जाएगा। अपहरण की संपत्ति वापस कर दी जाएगी, जितनी भी संपत्ति जब्त की गई है सब वापस लौटा दी जाएगी। जुर्माने की वसूली को स्थगित किया जाएगा। जो भी भारतीय इस मूवमेंट में शामिल थे उन पे अलग अलग तरीके के जुर्माने लगाए जा रहे थे, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से फाइन इंपोज किया जा रहा था, तो ये बोल रहे थे अब हम वो फाइन हटा लेंगे। सरकारी सेवाओं से जितने लोगों ने त्यागपत्र दिया है, बोला गया ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कि उन रेजिग्नेशन दिए हुए लोगों के रेजिग्नेशन पर अब हम थोड़ा सा सहानुभूति से विचार करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनको हटा ही देंगे। निश्चित सीमा के भीतर नमक तैयार करने की अनुमति दी गई कि एक आपको सीमा दी जाएगी, उस सीमा के तहत भारतीय अपने लिए नमक बना सकते हैं। नशीली वस्तुओं के दुकानों के आगे शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन की अनुमति दी गई। आपातकालीन अध्यादेशों को वापस लेने की बात की गई कि इस समय जितने भी इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे ऑर्डिनेंस लाए थे ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा या वॉइसरॉय के द्वारा भारतीयों का दमन करने के लिए, बोला गया कि उन सारे ऑर्डिनेंस को हम वापस ले लेंगे। ठीक है, गांधी जी की सरकार द्वारा अस्वीकृत मांग, कौन सी ऐसी डिमांड थी जो सरकार ने नहीं मानी? तो एक तो ये कि पुलिस जातियों की जांच। गांधी जी बोल रहे थे कि पुलिस ने बहुत गलत किया है, बहुत ज्यादा हिंसा का प्रयोग किया, हम चाहते हैं कि इसकी ट्रांसपेरेंट जांच कराई जाए। कराई नहीं सकती थी, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट कराती तो उसको खुद बहुत ज्यादा आलोचना झेलनी पड़ती, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे बहुत हिंसा की गई थी ब्रिटिश पुलिस के द्वारा। तो भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा माफ करने के लिए बोल रहे थे गांधी जी, जिसको ब्रिटिश ने पूरी तरह से मना कर दिया था। और गांधी जी भी यहाँ पर कुछ नहीं बोल पा रहे थे क्योंकि वो बोल रहे हैं अहिंसा। अब ब्रिटिश बोल रहे हैं कि आप अपने ही बात से क्यों पलट रहे हैं, यहाँ पर तो हिंसा हुई है ना। ठीक है, तो ये उनकी डिमांड नहीं मानी गई। गांधी जी द्वारा सरकार को क्या आश्वासन दिया गया? गांधी जी ने बोला कि देखो आप हमारी ये जो हमारे बीच में पैक्ट हुआ है, इस पैक्ट को हम एक्सेप्ट करते हैं और इसके तहत मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लूंगा और जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा लंदन में, उसमें कांग्रेस की तरफ से हम आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। और आप चाहते हो कि संवैधानिक मुद्दों पर बात किया जाए, स्वतंत्रता की नहीं बल्कि संवैधानिक मुद्दे, मतलब कि क्या भारत के लिए कानून हो, तो हम उसी पर आकर बात करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। कांग्रेस का कराची अधिवेशन, अब गांधी इरविन पैक्ट हो चुका है और उस गांधी इरविन पैक्ट में उसको ऑफिशियली एग्जीक्यूट करना है। 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ, वर्तमान पाकिस्तान में। गांधी इरविन समझौता या फिर इसे दिल्ली समझौता भी बोलते हैं, इसको स्वीकृति देने के लिए कांग्रेस का अधिवेशन कंडक्ट कराया जाता है 29 मार्च 1931 में। तो 5 मार्च को इनके बीच में यह समझौता हुआ और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कांग्रेस का कराची सेशन हुआ। ठीक है, जहां वल्लभ भाई पटेल कराची सेशन की अध्यक्षता करते हैं, ये ध्यान रखना है। इसके 6 दिन पहले ही भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जिन्होंने इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था एज अ रिवॉल्यूशनरी हमारे नेशनल मूवमेंट में, 6 दिन पहले ही इन्हें फांसी दी गई थी। और यही वो समय था जब गांधी इरविन पैक्ट एग्जीक्यूट किया गया, उसके बाद इनको फांसी दी गई। और इसके बाद जब कराची सेशन हो रहा है, यहाँ पर लोगों के अंदर बहुत रोष था, गांधी जी को लेकर बहुत आक्रोश था कि आपने कैसे उन्हें फांसी की सजा मिलने दी और आप कैसे उस पर एग्री हो गए। तो गांधी जी को अपनी कराची यात्रा के दौरान जनता के तीव्र रोष का सामना करना पड़ा, यहाँ पर उनको काले झंडे दिखाए गए। ओके, तो ये था कराची सेशन। इसके बाद की जो पूरी जर्नी है वो हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिस्कस करेंगे, तो वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। बेसिकली नेक्स्ट चैप्टर यही है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद की स्थिति, तो वहां पर हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को लेते हुए सिचुएशन को हैंडल करेंगे या देखेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कहीं भी कोई डाउट है तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि क्लास में सारी स्टोरी जो है वो आपको, सारा जो चैप्टर है उसको स्टोरी फॉर्म
फॉर्म में करा दूं, आपका एक बेस बन गया। इसके बाद से आपका क्या काम है, जाइए क्वेश्चन सेट लगाइए। जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी आएगी। दूसरा काम क्या करना है, मैंने यहाँ पे आपको कोड दे दिया है, इसको आपको याद करना है। बुक को जब रीडिंग लगाएंगे, कुछ भी फैक्ट आपको मिल रहा है, आपको याद करने की आवश्यकता है, तो उसको आप एक छोटे से पेज पे केवल फैक्ट नोट कर लीजिए। क्योंकि फैक्ट को आप कितना ज्यादा लंबा समय तक याद नहीं रख सकते, वो आप भूल जाएंगे। तो वो एक पेज पे रहेगा, उसको आप समय समय में रिवाइज करते रहेंगे। एग्जाम के 2 दिन पहले, 4 दिन पहले आप रिवीजन दे दीजिएगा। तो ये आपको काम करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। क्लास में जो कराया जा रहा है वर्ड टू वर्ड इसको लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए। और जब आप बुक पढ़ेंगे उसमें छोटे छोटे नाम या फैक्ट कहीं है, उसको एक अलग छोटे से पेज पर स्टिकी नोट्स आता है उसमें लिखकर चिपका लीजिए। उसको आपको हर 2 दिन 3 दिन हफ्ते में रिवीजन करते रहें, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन को यही रोकते हैं, मिलते हैं नए सेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।